जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम 7 फेर वाली सीरीज की जो हैंड रिटन बुक थी वो नोट्स है जो हैंड रिटन सर के द्वारा दिए हुए उनका रिवीजन करने वाले। तो ये एपिसोड फर्स्ट होगा, जो 7 फेर वाली सीरीज है उसका एपिसोड फर्स्ट होने वाला है। हम एक एक वीडियो में एक एक एपिसोड को देखने वाले। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे कांस्ययुगीन या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को। इसका पता रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा लगाया गया था और इसके अनुसार यह 2300 बीसी से 1750 बीसी के मध्य इसका अनुमान लगाया जाता है। इस सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था? हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो यहाँ का जो सेकेंड प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी था मोहनजोदड़ो और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कालीबंगा के बारे में महत्वपूर्ण स्थल है, यह भी सिंधु सभ्यता का राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका अर्थ होता है कालीबंगा का काले रंग की चूड़िया। यहाँ पर हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए और भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऊँटों की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिलते हैं, ऊँटों की हड्डियों के साक्ष्य। और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी 1952-53 में। आगे देखते हैं हम धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 स्तरों में विभाजित था। कौन से 3 स्तर था? तो दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर, इन 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा था और गुजरात में यह स्थित है। धोलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चलता है। कहाँ से? धोलावीरा से। आगे देखते हैं हम, अगर बात करें लोथल की, तो यह गुजरात में स्थित है लोथल भी, और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था और यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हम लोथल से। और ये किस नदी के किनारे था? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। मूल कर्तव्यों के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देखते हैं। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्य है, इनको जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हमारे संविधान में? भाग 4A में 11 मूल कर्तव्य है। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह सोवियत संघ रूस से ली गई है। एनी बेसेंट के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट बनी थी और कलकत्ता अधिवेशन की 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। इनकी पत्रिका का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ इनकी पत्रिका थी। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में, कहा मद्रास जिसे वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहां पर? मद्रास, चेन्नई में इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। सरोजनी नायडू के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने कानपुर अधिवेशन जो 1925 में आयोजित हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। अगर 1924 के अधिवेशन की बात करें तो 1924 का अधिवेशन कहां पर होता है? तो 1924 का अधिवेशन बेलगांव में होता है। कहां पर? बेलगांव, कर्नाटक में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने एक बार मात्र अध्यक्षता की थी इसकी, बेलगांव अधिवेशन की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हम, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन रही है? तो सरोजनी नायडू जी रही है और इनके ही जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं अब। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में किसका उल्लेख है? तो जो समान सिविल संहिता है इसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 44 में मिलता है। और अभी समान सिविल संहिता को जो है इसके लिए कानून बनाने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा हो गया? यूनिवर्सल जो कोर्ट है, जो समान सिविल संहिता इसके लिए, तो जो उत्तराखंड है इसने अभी यहाँ पर कानून बनाया है। लेकिन पुर्तगालियों के समय से कहाँ पर लागू है? वर्तमान में गोवा में। तो गोवा में लागू है पुर्तगालियों के समय से। भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन मिलता है हमें। भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 तक। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को समाहित
निर्धारित किया गया इनका उल्लेख है, जिनको हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। और कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 की अगर बात करें, अनुच्छेद 79 की अगर बात करें तो इसमें किसका उल्लेख मिलता है हमें? तो अनुच्छेद 79 में है जो संसद का उल्लेख मिलता है, संसद का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख मिलता है? तो ये 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। तो आप सरल से याद रखते हो, स से क्या संसद हो गई, 79 में संसद का, र से क्या हो गया? राज्यसभा हो गया, 80 में राज्यसभा का और 81 का किसमें? लोकसभा का वर्णन हमें मिलता है। आगे देखते हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में महत्वपूर्ण खेद। तो रक्त, अगर रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंडस्टर ने की थी रक्त समूह की खोज। और सर्वदाता कौन सा होता है रक्त समूह में? तो जो ओ नेगेटिव है यह सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही कौन होता है? तो जो ए बी पॉजिटिव, जो ब्लड, जो रक्तदाता ए बी पॉजिटिव होता है वह सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता कौन होता है? ओ नेगेटिव। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी आनुवांशिकता की खोज। रक्त, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है ब्लड, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और पीएच मान किसने दिया था? पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जो सोरेनसन था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पीएच जो है पैमाने की खोज की गई थी। सत्यमेव जयते, इस वाक्य के बारे में अगर देखें तो यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है इसे। और इसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है, इसका अर्थ होता है। 4 आश्रम की अगर बात करें तो जो भारतीय परंपरा है या भारतीय जो सामाजिक जीवन है इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला जो स्टार्टिंग के वर्ष होते हैं 0 से 25 वर्ष, ये ब्रह्मचर्य के होते हैं, शिक्षा ग्रहण का समय होता है। जो अगला समय ये 25 से 50 तक का गृहस्थ आश्रम होता है। जो 50 से लगाकर 75 तक है यह वानप्रस्थ आश्रम का है। और 75 से 100 तक का जो है यह संन्यास आश्रम का है। तो 4 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सर्वप्रथम तो जाबालो उपनिषद है, जाबालो उपनिषद, यहाँ पर हमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले तो 4 वर्णों का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले जो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से वर्ण हैं? तो ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख हमें सबसे पहले 10वें मंडल में मिलता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है यहाँ पर हमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगर 4 धाम की बात करें, 4 धाम के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ स्थल आते? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा और रामेश्वरम तमिलनाडु, ये 4 धाम के प्रमुख तीर्थ स्थल है। आगे देखते हैं प्रमुख ग्रंथियाँ। अब प्रमुख ग्रंथियाँ देखते हैं, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अगर देखेंगे तो इस ग्रंथि की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि जो अग्नाशय ग्रंथि है इसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। जो अग्नाशय ग्रंथि है यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से जो रस निकलता है। थायराइड ग्रंथि के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं हम। थायराइड ग्रंथि, अगर हम बात करें थायराइड ग्रंथि के बारे में तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे हाशिमाता रोग कहा जाता है। इस ग्रंथि से संबंधित है। जो आयोडीन के कारण इसका आकार बढ़ जाता है तो इसे हाशिमाता रोग भी कहा जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि याद रखना है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है।
पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। और इस ग्रंथि से प्रोलेक्टिन ऑक्सीटोक्सिन और वेसोप्रिन इन हार्मोन्स का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो यह जो मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि यहाँ से होता है, प्रोलेक्टिन ऑक्सीटोक्सिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन्स का। वृषण ग्रंथि की अगर बात करें, वृषण ग्रंथि जो आप जानते हैं, वृषण जो टेस्टिस होते हैं, वृषण ग्रंथि यह एक नर जनन ग्रंथि है और इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ निकलता है, तो ये वृषण ग्रंथि से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन से, और नर जनन ग्रंथि है यह। एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो इस ग्रंथि को ही लड़ो या भागो ग्रंथि कहा जाता है। जो लड़ो या भागो ग्रंथि किसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज किसने की थी, तो विलियम बेलिस के द्वारा है। विलियम बेलिस और जो अर्नेस्ट स्टार्लिंग है, इनके द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट है वेदों में नदियों के नाम। जो नदियां हैं उनके वेदों में प्राचीन नाम क्या मिलते हैं। झेलम नदी का क्या नाम मिलता है, वितिस्ता मिलता है। चिनाब नदी का अश्कनी, रावी का पुरुषनी, सतलज का शतुद्री और गंडक नदी का सदानीरा नाम मिलता है, जो प्राचीन नाम है वर्तमान नदियों के। वेदों में गाय को क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है, और जो समय है उसे क्या कहा गया है, तो गोधूली कहा गया है समय को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और प्रथम बार 1974 में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। इसका मुख्यालय कहाँ, तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास का प्रथम सम्मेलन कहाँ, स्वीडन में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो यह सतत विकास से संबंधित है, स्टॉकहोम में होता है। प्रमुख देश और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। और जर्मनी की राजधानी क्या है, तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। आगे देखते हैं हम प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त इसके लेखक है मुद्रा राक्षस के। अगर बात करें इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक इसके लेखक है मृच्छकटिकम के। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है और हर्षवर्धन के समय जो है इन्हें लिखी थी कादम्बरी को बाणभट्ट ने। मेघदूत किसकी है, तो ये कालिदास की है मेघदूत। नेक्स्ट आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण फैक्टों को देखते हैं। इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी जो नेपाल की तराई है यहाँ पर होता है महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को, और जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस घटना को किस नाम से जानते हैं हम, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उनने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति। और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। कुशीनगर में ही जो देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं, जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। इनका जन्म 540 बीसी में कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। इनका जन्म 540 बीसी में कुंडल वन में महावीर स्वामी का। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है और 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव इसके संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के त्रिदर्शन कौन कौन से, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिदर्शन है बौद्ध धर्म के। आगे देखते हैं हम सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है और लॉर्ड अयप्पा को समर्पित मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, तो हम्पी कर्नाटक में है विरूपाक्ष का मंदिर। और कार्ले का चैत्य कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है कार्ले का चैत्य। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, यह केरल में है और लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में और कार्ले का चैत्य कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। जो त्रिवेद है, 3 वेद, त्रिवेद के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है,
तो जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन्हें त्रिवेद में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता है त्रिवेद में। अगर वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेयी है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, सामवेद का पंचवीश है और अथर्ववेद का गोपद है। अथर्ववेद का गोपद इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसमें जो जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था पंचायतन शैली में, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। यहीं पर एक मंदिर प्रसिद्ध है, कौन सा? तो कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो पंचायतन शैली में निर्मित है चंदेल शासकों के द्वारा। अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? तो अंबुबाची का मेला असम में लगता है। माँ कामाख्या का मंदिर भी असम में स्थित है लगता है। और यहाँ पर जो योनि की पूजा है, जहाँ से इंसान का जन्म हुआ है, योनि की पूजा कहाँ पर होती है? माँ कामाख्या के मंदिर में होती है, अंबुबाची असम में। और अभी हाल ही में असम का ही एक स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और 43वां नवीनतम स्थल कौन सा है? मोईदम में। कौन सा है? मोईदम में। और अहोम साम्राज्य से संबंधित है, अहोम साम्राज्य से के कब्रिस्तान है यहाँ पर। अगर बात करें दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान सिरोही में स्थित है। और यहीं पर कौन सी चोटी स्थित है? तो यहाँ पर माउंट आबू पे ही एक चोटी स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की भी और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी है? जो गुरु शिखर चोटी है। गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है? माउंट आबू पे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जो 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर चोटी की। अगर मीनाक्षी मंदिर की बात करें, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर? मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर? मदुरई तमिलनाडु में। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। और अगर बात करें हम कि जो ये विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है, तो विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण कहाँ पर? दिल्ली में। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? यह भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराने वाला भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन इसका पूर्ण निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो यह इल्तुतमिश के समय में होता है। इसको ही लाख बख्श भी कहा जाता है। और मलिक की उपाधि भी किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली थी। तो मलिक और लाख बख्श की उपाधियाँ थी इसके पास। अकबर के बारे में देखें तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी आगरा में। और यहीं पर फतेहपुर सिकरी में ही पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का मकबरा और फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो जो पंचमहल और तुर्की सुल्ताना का मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है और 4 बाग शैली में यह निर्मित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को। और वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहां के समय को। ऋग्वेद के अगर बारे में देखें तो ऋग्वेद में 10 मंडल का वर्णन है और इसमें 1028 सूक्त है कुल ऋग्वेद में। तीसरे मंडल जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है और सूर्य देव को समर्पित है यह। 9वें मंडल में अगर बात करें तो यह सोमदेव, और जो 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है इसका वर्णन मिलता है। 9वें मंडल सोमदेव को समर्पित है और 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है यहाँ पर हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है इसका जो 10वां मंडल है यहाँ पर पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। आगे देखते हैं G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा कब की गई थी? 1970 के दशक में G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश है इनके द्वारा की गई थी। और जो 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। और G7 में शामिल देश कौन कौन से? तो जर्मनी,
फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम, ये जो इतने देश है 7 देश G7 में शामिल है। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन था, इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी? इटली में हुई थी। कहाँ पर? G7 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इटली के जो पुगलिया शहर है, जो इटली का पुगलिया शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। अगर बात करें G7 देशों की अगर ट्रिक है तो GF को जूस पिलाना इसकी ट्रिक है, इनके देशों को सदस्य देशों को याद करने के लिए, जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड, USA और कनाडा, ये 7 सदस्य देश हैं। अब देखते हैं हम भारतीय गवर्नर जनरल और भारतीय वायसराय के बारे में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। गवर्नर जनरल नहीं, प्रथम गवर्नर कौन था बंगाल का? तो यह लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। और इसी के समय जो 1857 की क्रांति होती है भारत में, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हो रही है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब गवर्नर कौन था? तो डफरिन जो है तब गवर्नर था कांग्रेस की स्थापना के समय। और बंगाल विभाजन जब होता है और लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 की तारीख को बंगाल विभाजन लागू होता है। तो बंगाल विभाजन की लागू करने की घोषणा करने वाला कौन था? तो यह कर्जन था। कौन था? कर्जन था। आगे देखते हैं हम जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इसके बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में अगर देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में देखें तो इसके समय ये जो विधि आयोग का गठन हुआ था और विधि आयोग का पहला हेड कौन बना था? तो विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय विधि आयोग का गठन हुआ था। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू होता है बंगाल विभाजन। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता, जिसे कोलकाता कहा जाता था, यहाँ के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो है समर्थन किया गया था। स्थायी बंदोबस्त जो अंग्रेज है उनके द्वारा जो भारत में जो बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी भू राजस्व के लिए, उन्हें देखते हैं स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और इसको प्रारंभ करने वाला कौन था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत रीड और मुनरो के द्वारा की गई थी। कॉर्नवालिस यह स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ करता है, रैयतवाड़ी यह रीड और मुनरो करते हैं, और महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के 10% के सिद्धांत एक ही दिशा में होता है, मतलब जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और इस नियम को किसके द्वारा दिया गया था? तो जो लिंडेमान था, लिंडेमान के द्वारा यह नियम दिया गया था 10% की ऊर्जा के प्रवाह का सिद्धांत। अब चोरा चोरी की घटना को देख लेते। चोरा चोरी की घटना यह मॉडर्न हिस्ट्री की एक घटना है। चोरा चोरी घटना यह कब? 5 फरवरी 1922 को घटित होती है। कहाँ पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। इस घटना में जो 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1822 को जो बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली है यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन है इसकी समाप्ति की घोषणा की थी चोरा चोरी घटना के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 की, अमृतसर, पंजाब में। 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना होती है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 9 अगस्त 1925 की होती है, उत्तर प्रदेश में। अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो यह 1764 में होता है, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना, इसमें अंग्रेजी सेना थी एक और मीर कासिम की जो हमारा उस समय का मुगल शासक था उसकी, और जो अवध का नवाब था उसकी, इनकी संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। जो हेक्टर मुनरो इसके नेतृत्व में जो सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके द्वारा। तो इन सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। कहाँ पर? बिहार में। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य जो अगस्त
1865 में इलाहाबाद की संधि होती है। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देख लेते हैं। अगर बात करें गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले इसके लेखक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त इसके लेखक है। तो यह देखते हैं हम भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश कौन से हैं, तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है विश्व का। दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत है। तो विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है और विश्व में जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है कुल विश्व की जनसंख्या का। अगर बात करें क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल है कुल विश्व के क्षेत्रफल का। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अगर आप देखेंगे भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो भारत अपनी जो है 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितने देशों के साथ, तो 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक चित्र के माध्यम से भी कि भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप यहाँ देखोगे तो जो 7 देश है उनके साथ सीमा साझा करता है अपनी स्थली, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी, 15,200 किलोमीटर जो है भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थली सीमा बनाता है। और भारत के कितने 9 राज्य ऐसे जो तटीय सीमा बनाते हैं। कितने 9 राज्य ऐसे जो तटीय सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं हम हेनले लूप संरचना। हेनले लूप संरचना को अगर हम देखेंगे तो हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से। हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर की किडनी से। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण होता है। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना है। किडनी की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। और लामा और ऊंट 2 ऐसे जीव है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और लगभग जो है 120 दिन इसका जीवन काल होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का। प्रमुख नदियां देख लेते। प्रमुख नदियों में नील नदी देखते हैं। नील नदी के बारे में अगर देखें तो यह 2 नदियों के आपस में मिलने से बनती है नील नदी। जो एक नदी होती है श्वेत नदी होती है और दूसरी नदी जो है नीली नदी होती है। जो श्वेत नील होती है, श्वेत नील नदी का उद्गम कहाँ से, विक्टोरिया झील से होता है। श्वेत नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। अफ्रीका महाद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी है, साथ ही विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो 2 नदियों के मिलने से इसका जो है नील नदी बनती है, श्वेत नील और नीली नील। श्वेत नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान में प्रवाहित होती है। और उत्तरी सूडान की राजधानी जो खार्तूम उत्तरी सूडान की राजधानी है, यहाँ पर श्वेत नील में जो है नीली नील नदी मिल जाती है और तब इसे नील नदी का नाम कहा से जाना जाता है। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है और रोम इसके मुहाने पर स्थित है। तो जो रोम है, इटली की राजधानी रोम, किसके मुहाने पर स्थित है, टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। अगर बात करें डेन्यूब नदी की, तो डेन्यूब नदी, इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है, डेन्यूब नदी का उद्गम। और अगर आगे से की बात करें तो यह ऐसी नदी है जो 5 देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। तो डेन्यूब नदी ऐसी नदी है जो 5 राज्यों की जो राजधानी है वहाँ से प्रवाहित होती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वीना से, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा से, हंगरी की बूटापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, इन 5 देशों की राजधानियों से यह प्रवाहित होती है। डेन्यूब नदी को ही ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। और हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताच कहा जाता है। स्टेपी घास के मैदानों को कहाँ पर कहा जाता है, ये आपको बताना है। प्रेरी घास के मैदानों को कहाँ पर कहा जाता है, वेल्ड घास के मैदानों को कहाँ पर कहा जाता है, डाउन्स घास के मैदानों को कहाँ पर कहा जाता है, और जो है
कंपास जो घास के मैदानों को कहाँ पर कहा जाता है, ये आपको बताना है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर कहा जाता है, तो जो रूस और यूक्रेन वाला क्षेत्र है यहाँ पर घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है और ये गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होते। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर, तो यूएसए का जो झीलों वाला क्षेत्र है इसे प्रेरी घास के मैदान कहा जाता है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर, दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। डाउन्स कहाँ पर कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। और जो ब्राज़ील है यहाँ पर घास के मैदानों को कंपास के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हंगरी में घास के मैदानों को पुस्ताच के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हडसन नदी है। हडसन नदी यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है, यूएसए की प्रमुख नदी है। हडसन नदी प्रमुख नदी है जिस पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर इसके किनारे स्थित है। और पोटोमेक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ये कहाँ, पोटोमेक नदी पर स्थित है। और अगर बात करेंगे वाशिंगटन डीसी की, तो यहीं पर दो प्रमुख संस्था है जो वर्ल्ड बैंक और IMF फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का मुख्यालय भी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में ही है। और इन्हें जुड़वा बहनें कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक और IMF को ही। और 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत 1945 में इन दोनों की स्थापना होती है, वर्ल्ड बैंक और IMF की। आगे देखते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें तो फाइबर ऑप्टिकल के जनक किन्हें कहा जाता है, तो जो नरेंद्र सिंह कृपानी है इन्हें ऑप्टिकल फाइबर का जनक कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिकल का जनक नरेंद्र सिंह कृपानी को कहा जाता है, भारत से थे। और इन्हें जिन्हें वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगर पूछ ले भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक P विजय भटकर साहब है। कौन है, P विजय भटकर, ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है अंतरिक्ष विज्ञान के जनक में रूप में। अगर बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को जो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। और अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, विक्रम साराभाई को माना जाता है। आगे देखते हैं हम जल संधियाँ, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि स्थित है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि स्थित है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है। और जिब्राल्टर जल संधि को ही हम भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर स्थित है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य कौन सी नहर स्थित है, स्वेज नहर है। और इस पर किस देश का अधिकार है स्वेज नहर का, तो जो है मिस्र, जिसे इजिप्ट के नाम से जानते हैं, उसका अधिकार है इस पर। खेलों की अगर बात करें उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से संबंधित है हमारे उबेर कप और थॉमस कप। नंदू नाटेगर प्रथम भारतीय है जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था, किसके द्वारा, नंदू नाटेगर जी के द्वारा। आगे देखते हैं हम वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग से, अर्थात जो नौकायान दौड़ होती उससे संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है सीके नायडू ट्रॉफी। सीके नायडू की बेटी जो चंद्रा नायडू जी थी, यह पहली भारतीय महिला कमेंट्रेटर थी। तो पहली भारतीय महिला कमेंट्रेटर कौन थी, चंद्रा नायडू जी थी। और ये जो सीके नायडू जी इनकी बेटी थी। अब कुछ प्रमुख ट्रॉफियाँ और उनसे संबंधित खेल देख लेते हैं। थॉमस ट्रॉफी का संबंध किससे, थॉमस कप का संबंध तो बैडमिंटन से। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से। राइडर कप का संबंध गोल्फ से। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की है। दिलीप ट्रॉफी यह भी क्रिकेट की है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का है। मोहन बागान क्लब ये फुटबॉल का है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध भी किससे, तो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है।
आगे देखते हैं हम भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश। तो भारत की सीमा पर कौन कौन से पड़ोसी देश स्थित है, तो 55 इसकी ट्रिक है, 55 में बी है इसकी ट्रिक है, अर्थात ये क्रम में भी है कि सार्वधिक सीमा किसके साथ बनती है, उसके बाद किस देश के साथ बनती है। तो सार्वधिक सीमा हमारी लंबी किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ बनती है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथा स्थान पर नेपाल है, पाँचवें स्थान पर म्यांमार, छठे स्थान पर भूटान और सातवें स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान है। तो ये 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं और हमने देखा था कितनी 15,200 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है स्थलीय सीमा की। बांग्लादेश से यह 4,097 किलोमीटर सीमा बनाता है, चीन 3,488, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। आगे देखते हैं भारत में कुल कितने विश्व धरोहर है वर्तमान में, तो कुल 43 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित स्थल है। मिश्रित कौन सा है, तो एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सा है, हमारा कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा की चोटी जो कि सिक्किम में स्थित है। 43 विश्व धरोहर स्थल में से 2 शहर शामिल है, 43 स्थलों में से 2 हमारे शहर है। अहमदाबाद शहर जो जिसे 2017 में शामिल किया था और जयपुर शहर जिसे 2019 में शामिल किया गया था। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो जो ली कार्बूशियर था, ली कार्बूशियर ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था चंडीगढ़ में, ली कार्बूशियर ने इसे तैयार किया था। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से जो है हमें पदार्थ मिलते हैं या कौन कौन से जो है धातुएं मिलती है, तो तांबा, जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल धातु पाई जाती है। भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह देखते हैं। अगर बात करूं परमाणु विद्युत की, तो भारत में अगर बात करेंगे तो परमाणु कहाँ पर उत्पन्न होता है या परमाणु जो है खनिज के रूप में कहाँ पर पाया जाता है भारत में, तो यूरेनियम कहाँ पर मिलता है भारत में, तो जो यूरेनियम है यह जादूगोड़ा की खान जो झारखंड है, जादूगोड़ा की खान कहाँ पर, जो झारखंड में, यहाँ पर यूरेनियम की प्राप्ति होती है। और एक और परमाणु खनिज है थोरियम, इसकी प्राप्ति भी भारत में से कहाँ से होती है, तो जो केरल है, केरल की जो मिट्टी है या जो रेत है मोनोजाइट रेत, यहाँ से हमें थोरियम की प्राप्ति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रमुख परमाणु संयंत्र देख लेते हैं भारत के। तारापुर परमाणु संयंत्र की अगर बात करें, तारापुर तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कांकरापारा गुजरात में है, केगा कर्नाटक में है और कुडनकुलम कहाँ पर है, यह भी तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों कहाँ पर है, ये दोनों तमिलनाडु में। और कुडनकुलम किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो रूस की सहायता से निर्मित है जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है हमारा। आगे देखते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है और 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना होती है। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देख लेते हैं। इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी इसके लेखक थे इंडिया स्ट्रगल के। बंदी जीवन इसके लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल जी है और बंदी जीवन पुस्तक को ही जो क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा फुले की पुस्तक है और ज्योतिबा फुले के द्वारा ही सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की गई थी और महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र के जो समाज सुधारक थे। प्रमुख अभियान अगर देख लेते, प्रमुख अभियान भारत ने कब कब प्रारंभ किए थे। ऑपरेशन मेघदूत यह सियाचिन ग्लेशियर को फतेह करने के लिए चलाया था 1984 में। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, लद्दाख में है और विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल भी कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। ऑपरेशन विजय की बात करें तो यह 26 जुलाई 1999 को होता है, 26 जुलाई 1999 को होता है। इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ऑपरेशन विजय जो है कारगिल विजय के उपलक्ष्य, जो कारगिल विजय है इसे जीत करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन पोलो की अगर बात करें तो वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया गया था। और अभी किस तारीख को जो है हैदराबाद का स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की है, जो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा, तो जो 17 सितंबर
सितंबर की तारीख है, इस दिन जो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। आगे देखते हम वो आगे लोन बरातू, अगर बात करें लोन बरातू तो यह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए लोन बरातू अभियान किसने प्रारंभ किया था, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए। अभी हाल ही में रिसेंट में जो भारत सरकार है इसने ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ पर चलाया था, तो जो म्यांमार में भूकंप आया था, जो म्यांमार में भूकंप आया था इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। प्रमुख रोग देख लेते और उनसे होने वाले कारक, तो प्रमुख रोगों को देख लेते हम, प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। प्रमुख रोग तो अगर आप प्रोटोजोआ से जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को देखेंगे तो इसके ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते, पापा से हो गया पायरिया, काम से हो गया कालाजार, पे से हो गया मलेरिया, सोते से हो गया क्या हो गया सो से हो गया पेचिस, और सोते से क्या हो गया निंद्रा रोग। तो पे से हो गया पेचिस, काम म से हो गया मलेरिया, का से हो गया कालाजार, पा से हो गया पायरिया। तो ये ध्यान में रखना है। मलेरिया रोग यह किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसका वाहक कौन होता है, तो जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है वह इसका जो है वाहक होता है प्लाज्मोडियम का, या मलेरिया को फैलाने में। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, तो अम्लीय वर्षा कुष्ठ रोग, जो इमारतों का कुष्ठ रोग है अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला था। और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है। और ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला था, जो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा है, तो धर्मशाला स्टेडियम जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह जो है सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में स्थित है, ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और जो गुजरात में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत से। अगर बात करें कौन कौन से 8 राज्य है तो इसको क्रम से देखेंगे हम, पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है कर्क रेखा की। मानक समय रेखा की अगर बात करेंगे तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो जो 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत की मानक समय रेखा है यह। और कितने जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, उससे कितने घंटे आगे हैं, तो जो 5.5 घंटे लगभग आगे है जो ग्रीनविच रेखा है वहाँ से भारतीय समय। तो मानक समय रेखा अगर बात करें इसकी तो भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और कर्क जो समय मानक समय रेखा है और कर्क रेखा आपस में कहाँ पर एक दूसरे को काटती है, तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है मानक समय रेखा और कर्क रेखा। अगर बात करें कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ पर काटती है एक दूसरे को, तो छत्तीसगढ़ में। और जो मानक समय रेखा है हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जो हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। माही नदी जो धार से निकलती है, कौन, माही नदी। और आदिवासियों की गंगा भी किसे कहा जाता है, तो माही नदी को ही आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यह लिम्पोपो नदी है और यह भी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। नेपाल, भूटान एवं अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान ये लैंड लॉक कंट्री है, अर्थात चारों ओर से स्थल भाग से घिरे हुए। जल एवं स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन से हैं हमारे, जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी, तो 3 देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, जो जलीय व स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। कुछ पुरस्कार है इनको देख लेते।
एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, और प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक देख लेते हैं, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक R.K. नारायण जी, लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, लाइफ डिवाइन ऑन एसेज ऑन गीता, यह अरविंद घोष जी की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की बुक है। प्रमुख ग्रंथियाँ और उनके उपनाम देख लेते। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस, इसे मास्टर ऑफ मास्टर भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि, इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। और मस्तिष्क की रेत भी किसे कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। अब द्वीप समूह देखते हैं भारत के। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का कौन सा, बेरन ज्वालामुखी है, और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यहीं पर एक जो सुसुप्त ज्वालामुखी है कौन सा है, नारकुंडम में। लक्षद्वीप हमारा प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। वर्तमान में भारत में 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का भी नवीनतम नाम क्या हो गया है, तो श्री विजयापुरम। विजयापुरम किसका नाम हो गया, नया नाम, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयापुरम हो चुका है। आगे देखते हैं हम रोग और प्रमुख जो उसके कारक है। तो रोगों को देखते हैं हम। रोग, हैंसन रोग, इसमें जो है एक इसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। हैंसन रोग या इसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। और ये कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है, इसके कारण होता है हैंसन या कुष्ठ रोग। रेबीज में हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, अर्थात रेबीज में कुत्ते या बिल्ली या जो है बंदर के काटने से रेबीज होता है। और इसमें रेबीज में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, अर्थात जो जल से जो मरीज होता है उसे जल से डर लगता है। हीमोफीलिया की बात करें तो इसे शाही रोग भी कहा जाता है। और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में, यह एक अनुवांशिक रोग है और रक्त विकार से संबंधित रोग है हीमोफीलिया। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो इनकी ट्रिक है ममता बनर्जी से आप याद कर सकते हैं। एम से मेघालय, ए से असम, म से एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, बनर्जी से पश्चिम बंगाल। तो मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले देश है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है। असम 2 बार सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। मेघालय, त्रिपुरा, तीनों ओर से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य हमारा त्रिपुरा है। मिजोरम जो है सीमा बनाता है। अगर बात करें त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो लाइन बनती है इसे शून्य रेखा या जीरो लाइन कहते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था और मलयालम भाषा के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया था, मलयालम भाषा के लिए। इस पुरस्कार में वाग देवी की प्रतिमा और 21 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और प्रशस्ति पत्र। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आशापूर्णा देवी है प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। यह अंग्रेजी भाषा में प्रथम पुरस्कार किसे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो अमिताभ घोष जी को दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में राम भद्राचार्य जो जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन्हें संस्कृत के लिए और गुलजार साहब को उर्दू के लिए दिया गया था। और अभी इस बार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं नौकर की कमीज और खिलेगा तो दिखेगा, इनकी प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं। पुरस्कार और उनका संबंध। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पत्रकार। और अभी आज ही हमने करंट में पढ़ा था कि जो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी अखबार, इसे इस बार का पुलित्जर अवार्ड दिया गया है पत्रकारिता के लिए। विटामिन के की अगर बात करें तो इसे फिलोक्विनोन कहा जाता है विटामिन के को। अब देखते हैं हम विटामिन बी और सी। ऐसे अगर पूछ ले कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है और इसकी ट्रिक है भैंस गई पानी में, अर्थात बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी इसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है और यह एक हार्मोन से जो विटामिन है, यह विटामिन डी जो है यह क्या है, एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, यह एक हार्मोन से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग
रोग हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। प्रमुख समाधि स्थल देखते हैं और उनका संबंध किस नेता से या किन जो शहीद है उनसे संबंधित है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। मोर का भय, ये ट्रिक आप देख सकते हैं, मोर का भय। चैत्र भूमि, यह भीमराव अंबेडकर जी का है। एकता स्थल, यह ज्ञानी जेल सिंह का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का है। तो अभय घाट मोरारजी देसाई का है। मोर का भय। चैत्र भूमि भीमराव अंबेडकर जी की, अम्बे माँ का चित्र। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का, जेल में एकता। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का है, बहादुरों की विजय। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है, हरा रंग वन। और शक्ति स्थल इंडिया की शक्ति इंदिरा गांधी जी का है। प्रमुख लोक नृत्य और उनसे संबंधित राज्य देखते हैं। बिहू कहाँ का है, यह असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावणी महाराष्ट्र का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। पिंडवानी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और इसकी जो तीजन बाई का संबंध किससे है, तो पिंडवानी गायन या पिंडवानी नृत्य से संबंधित जो तीजन बाई है। और तीजन बाई कहाँ की रहने वाली है, छत्तीसगढ़ की। भारत रत्न के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में CV रमन, C राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी से 1966 में इनकी जो निधन के बाद इन्हें पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसके लोगों में पांडा दिखाई देता है, जो रेड पांडा इसका लोगो है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का। प्रमुख नदियां देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास जो चेमा यांगडुंग हिमनद है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और इसे तिब्बत में हम सांगपो के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। और जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जो यांगियाप दर्रा है, उससे होकर यह भारत में प्रवेश करती है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, तो बूढ़ी गंग, जो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ है, बूढ़ी दिहांग, धनश्री, दिबांग, लोहित और सुबनश्री। जो लोहित नदी है, इस नदी पर जो भूपेन हजारिका पुल स्थित है, जिसे हम ढोला सदिया पुल के नाम से भी जानते हैं। लोहित नदी पर स्थित है भूपेन हजारिका पुल या ढोला सदिया पुल। इसके अतिरिक्त अगर बात करें इसकी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की बूढ़ी दिहांग, धनश्री, दिबांग, लोहित, सुबनश्री, कामेंग, मानस और तीस्ता इसकी प्रमुख जो नदियाँ हैं। इस नदी पर असम में माजुली नदी द्वीप स्थित है, ब्रह्मपुत्र के मध्य में ही। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के जो कोगाहू जिला है, कोगाहू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यहीं पर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और जो कृष्णा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जो त्रयंबक की पहाड़ी है, त्रयंबक की जो पहाड़ी है, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी का। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर जो स्थान है, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की, जो कावेरी नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है अमरावती, हेमवती, अर्कावती और लक्ष्मण तीर्थ। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कावेरी नदी को। और दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जिसमें 12 माह पानी रहता है, कौन सी, कावेरी नदी ऐसी है। और भवानी और काबिनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं कावेरी की। विटामिन के नाम, विटामिन और उनका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन D को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। इनके वैज्ञानिक नाम है। कोशिका के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो पेलोड पार्टिकल कहा जाता है, पेलेड कण कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। जो पेलेड पार्टिकल किसे कहा जाता है, राइबोसोम कोशिका को पेलेड पार्टिकल कहा जाता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और इसे सबसे छोटा कोशिकांग भी माना जाता है, सबसे छोटा कोशिकांग भी राइबोसोम है। और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को
आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है एटीपी का, एटीपी को ही जो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एडेनिन ट्राइफॉस्फेट को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर जो है जीव द्रव्य बनता है। प्रमुख संस्थाएं देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंपॉर्टेंट मोस्ट 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली है अभी तक, इसकी जो मात्र एक महिला है जो अध्यक्ष बनी है इसकी, क्रिस्टी कावेंट्री जी इसकी अध्यक्ष वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, और जिम्बाब्वे की रहने वाली है। इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस यूनान में करवाया था। तो पहली बार 1896 में इन जो ओलंपिक है इनका आयोजन होता है। और अभी रिसेंट में जो है 2028 में नेक्स्ट ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होने वाला है, तो यह लॉस एंजिल्स में होगा। कहाँ पर? लॉस एंजिल्स में होने वाला है। कहाँ पर? यूएसए में। और T20 फॉर्मेट में यहाँ पर क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। आगे देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, इसकी स्थापना 1909 में होती है। मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, और जय शाह जी वर्तमान में इसके हेड है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अगर बात करें BCCI की, तो इसकी स्थापना 1928 में होती है। मुख्यालय इसका क्या है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है BCCI का। और इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो रोजर बिन्नी, जो रोजर बिन्नी जी, रोजर बिन्नी ये वर्तमान में BCCI के हेड है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत की स्थिति और विस्तार, अर्थात भारत की क्या स्थिति है, भारत का विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। 2.42% है विश्व के कुल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। अगर आकृति की बात करेंगे तो भारत की आकृति कैसी दिखाई देती है हमें? तो चतुष्कोणीय आकृति में है भारत। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हमारी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है हमारी। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है हमारी? तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। 3214 और 2933 किलोमीटर जो है हमारी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए उत्तरी अक्षांश आएगा। देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए पूर्वी देशांतर आएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो भारत का विस्तार है देशांतरी विस्तार है। इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं आप कि ये क्या है, आपको ऐसे बेसिक तो पता ही होगा, पर एक बार फिर भी देख लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है कि किस प्रकार से विस्तार है भारत का। ये आप यहाँ देख सकते हो। तो भारत का विस्तार यहाँ पर ये अक्षांश विस्तार है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जो देशांतरी विस्तार बता रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और 3214 उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम तक की 2933 किलोमीटर। तटीय रेखा की बात करेंगे अगर भारत की तटीय रेखा की, तो भारत की कुल लंबाई कितनी है तटीय रेखा की? तो 7516 किलोमीटर कुल लंबाई है भारत की तटीय रेखा की। मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों की सीमा लगती है। ये कितनी है कुल? तो मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों की अगर जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, इनकी भी शामिल कर लेते हैं तो यह 7516 किलोमीटर होती है। तटीय रेखा प्रमुख राज्य, जो तटीय रेखा पर स्थित हमारे प्रमुख राज्य है उनको देखते हैं। पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है हमारे? तो जो 5 राज्य हमारे स्थित है पश्चिमी तट पर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। जो सबसे लंबी तटीय वाला राज्य, सीमा वाला राज्य और सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य दोनों इसी जो पश्चिमी तट पर स्थित है। गुजरात ये सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है और जो गोवा हमारा है यह सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। पूर्वी तट पर जो 4 राज्य है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य, कहाँ पर सर्वाधिक संख्या है और जनसंख्या है और कहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। तो क्षेत्रफल के अनुसार, अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे
देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, राजस्थान है, और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो गोवा है। अब प्रमुख विभाजक रेखाएं और प्रमुख देश, किन देश की सीमाओं को किस नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा किसके मध्य है, तो यह भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है, भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। जीरो लाइन, यह त्रिपुरा, जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य स्थित है। त्रिपुरा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। डुरंड रेखा, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। जो मेग्नांट रेखा है, मेग्नांट रेखा, यह किसके मध्य है, तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य, इन दोनों के मध्य स्थित है। मेडिसिन लाइन, यह यूएसए और कनाडा के मध्य है। मेडिसिन लाइन यूएसए और कनाडा के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो जर्मनी और पोलैंड की जो सीमा है, इसे हिंडनबर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे हम देख लेते हैं भारत की सीमा के अंतिम बिंदु, अर्थात भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हमारी 2933 किलोमीटर है। भारत की अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात हम करेंगे तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु, जिसे वांगलू भी कहा जाता है। किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये सबसे पूर्वी पॉइंट है हमारा। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गोवर माता, या जिसे सरक्रिक भी कहा जाता है, कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। सबसे उत्तरी सीमा की अगर बात करेंगे हम तो इंदिरा कोल है, और ये लद्दाख में स्थित है, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो दक्षिणी बिंदु हमारा कन्याकुमारी में है, जिसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में। और दक्षिणतम अगर पूछ ले, दक्षिण बिंदु है मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो यह इंदिरा पॉइंट है हमारा, और इसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो जो अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार द्वीप है, यहाँ पर स्थित है दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। आज विभाजक रेखाएं और प्रमुख देश और उनकी विभाजक रेखाएं, अर्थात उनके मध्य कौन सी सीमा, जो रेखाएं किस नाम से जानी जाती है, जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो देखते हैं मार्जिनल या मेन रहीम रेखा, जो मार्जिनल या मेन रहीम रेखा है, यह किसके मध्य है, तो ये रूस और फिनलैंड के मध्य स्थित है। अगर 20वीं समांतर रेखा की बात करें तो यह सूडान और लोबिया के मध्य स्थित है। 31वीं समांतर रेखा यह इराक और ईरान के मध्य है। 38वीं समांतर रेखा यह उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है, जो 38वीं समांतर रेखा है। 34वीं समांतर रेखा यह भारत और एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। और 49वीं समांतर रेखा यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। प्रमुख विभाजक रेखा और उनके प्रमुख देश की कौन सी रेखा किस देश, दो देशों को विभाजित करती है। प्रमुख भू आकृतिक खंड, अगर भारत के प्रमुख भू आकृतिक खंडों को देखते हैं, जैसा हिमालय उत्तर में विशाल हिमालय है, प्रायद्वीपीय भारत है, उत्तर का विशाल मैदान है, तो इनको हम देखेंगे। उत्तर और पूर्वोत्तर की पर्वतमालाओं को अगर देखें हम तो इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ स्थित है, जैसे आपने गारो खासी जयंतिया का नाम सुना होगा, मीकिर की नागा की पहाड़ियाँ, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, ऐसे तो पर्वत और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ शामिल है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई कितनी हिमालय की हमारे, तो जो है लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई लगभग 160 से 400 किलोमीटर के मध्य इसकी लंबाई है। अगर ट्रांस हिमालय की बात करेंगे हम, जिसे ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी 3 श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती है। प्रमुख कौन कौन सी, काराकोरम श्रेणी आती है, लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये जो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणियां हैं, और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। अगर बात करें विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, जो नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 के नाम से भी जानते हैं हम, और 8611 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। अगर विस्तार की बात करें तो पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर में इसका विस्तार है। अगर इसकी विस्तार की बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, तो पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1000 किलोमीटर इसका विस्तार है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो लगभग 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ट्रांस हिमालय की। आगे देखते हैं हम अब जो हिमालयी भाग, अगर यहाँ पर ट्रांस हिमालय पर ही जो काराकोरम श्रेणी है, अगर इसकी बात करें जो ट्रांस हिमालय का जो
ट्रांस हिमालय का कौन सी श्रेणी, जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी पर जो है स्थित है एक चोटी काराकोरम श्रेणी। इसके बारे में देखते हैं तो काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी है। काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी है, जिसे कृष्णागिरी या उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, जिसे कृष्णागिरी या उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, किसे, काराकोरम श्रेणी को। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है लद्दाख के पठार को। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो राकापोशी इसकी सर्वोच्च चोटी है, और इसकी विशेषता है राकापोशी चोटी की कि यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र, अर्थात जो सबसे खड़ा ढाल होता है तीव्र इस प्रकार का, तो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी चोटी, ये भी ध्यान में रखना है। और किस श्रेणी पर स्थित है राकापोशी चोटी, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह किस श्रेणी पर भी स्थित है, तो ये जो हमारा काराकोरम और जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी पर यह स्थित है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास और श्याम घाटी यहाँ स्थित है। भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है द्रास और श्याम घाटी यहाँ पर स्थित है इसी श्रेणी में। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इस प्रकार से जो है तीन श्रेणियां हैं। तो जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है इसके मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और सिंधु नदी तंत्र की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी, सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है सिंधु, और इसकी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब है। इन्हें पंचनद के नाम से भी जाना जाता है, जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 प्रमुख नदियां हैं 6। अगर बात करें हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन, हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन देखते हैं तो जो सबसे पहले आता है हमारा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को अगर देखेंगे तो सबसे अधिक जो सतत श्रृंखलाएं, अर्थात ये निरंतर है, कटी छटी हुई कम है, तो ये निरंतर सतत श्रृंखला है, इस प्रकार से कटी छटी कम है। और इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई लगभग इसको 25 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। औसत ऊंचाई इसकी 6000 किलोमीटर है, और माउंट एवरेस्ट इसके अंतर्गत आता है वृहद हिमालय के अंतर्गत, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, और नेपाल में यह स्थित है। यहाँ पर इसे जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से भी जाना जाता है, तो जो है यहाँ पर सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। अगर कंचनजंगा की चोटी की बात करेंगे तो यह भी जो हमारा सर्वोच्च वृहद हिमालय है इसी का ही भाग है, और सिक्किम में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है वृहद हिमालय को। लघु हिमालय की अगर बात करें या मध्य हिमालय, जो वृहद हिमालय, इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण पॉइंट जो देख लिए। अब हम बात करते हैं लघु या मध्य हिमालय की। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है इसकी लघु हिमालय की, तो पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। ऊंचाई की बात करें अगर तो 3700 से लगाकर 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है, और अगर औसत चौड़ाई की बात करते हैं तो 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। प्रमुख घाटियां, जो पर्यटन के प्रमुख स्थल हमें जो दिखाई देते हैं अलग अलग राज्यों में हिमालयी क्षेत्र में, वह हमें लघु हिमालय की घाटियों में ही मिलते हैं। तो प्रमुख घाटियाँ कौन सी है, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में हमें कहाँ मिलती है, ये लघु हिमालय है हमारा यही मिलती है। और यहीं पर जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है, और जो उत्तराखंड में घास के मैदान है उसे क्या कहा जाता है, तो जो बुग्याल और प्यार कहाँ पर कहा जाता है, बुग्याल और प्यार घास के जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें, तो ये कहाँ पर उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल और प्यार। और जो है जम्मू कश्मीर में इनको किन नाम से जानते हैं, तो सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से कहाँ पर हम जम्मू कश्मीर में जानते हैं इन मैदानों को। अगर आगे देखें हम तो यहाँ कश्मीर घाटी में हिमोड़ के जमाव से निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। यहाँ पर जो बर्फीले जो ऐसे टापू होते हैं, बर्फीले टापू, तो वह जो स्लिप कर करके या जो फिसल के जाते हैं बर्फ के पिघलने से, तो यहाँ कश्मीर घाटी में हिमोड़ के जमाव से निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। और ये जो करेवा मिट्टी होती है ये किसकी खेती के लिए, तो केसर की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसे ही जो केसर या जाफरान भी कहा जाता
जाता है इस क्षेत्र में। लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय के ढालों के सहारे अनेक जो है चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार के नाम से जाना जाता है। अब शिवालिक पर्वत की बात कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय की बात अगर करें तो इसे उप हिमालय भी कहा जाता है, और हिमालय का ये इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बाह्य स्थित है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा जो है वृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, और यहाँ पर शिवालिक हिमालय है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यहाँ से फिर जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान प्रारंभ होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे उप हिमालय बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है, और चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय में अनेक समतल तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है, जिन्हें पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, अब जो पूर्वांचल हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में जो असम, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ इन्हें देखते हैं। मेघालय में प्रमुख कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो यहाँ पर आपको गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ मिलेगी। असम में अगर हम चलेंगे तो यहाँ रेंगमा और मिकिर की पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलेगी। असम और नागालैंड और मणिपुर, यहाँ पर बरेल की पहाड़ियों का विस्तार है असम, नागालैंड और मणिपुर में। नागालैंड में नागा पहाड़ियों का विस्तार है। मणिपुर में मणिपुरी लेमाहोल की पहाड़ियाँ स्थित है, लेमाटोल की पहाड़ियाँ और मणिपुरी की पहाड़ियाँ मणिपुर में। मिजोरम में अगर देखेंगे तो मिजो की पहाड़ियाँ और लुनसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, मिजोरम में स्थित है। और आपको पता है जो मेघालय है, मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। और गारो, खासी, जयंतिया, और जो खासी पहाड़ी पर एक स्थान स्थित है जो मोसिनराम है, जो चेरापूंजी और मोसिनराम, जिसमें से जो चेरापूंजी और मोसिनराम, जिसमें से मोसिनराम जो है यह सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है विश्व में, वहाँ पर मेघालय में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय देखा, फिर हिमालय को देखा, और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, तो ट्रांस हिमालय को देखा। इसके बाद हम जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी देखते हैं महत्वपूर्ण। प्रायद्वीपीय पठार, अगर इसके विभाजन की बात करें तो मध्य उच्च भूभाग, जो नर्मदा के उत्तर वाला जो क्षेत्र है, इसे मध्य उच्च भूभाग कहा जाता है। दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण के भाग को, और उत्तर पूर्व का पठार जिसे हम जो मेघालय का पठार भी कहते हैं या शेलोंग के पठार के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सबसे पुराने क्रिस्टलीय जो आग्नेय चट्टान है, उनका हमें अवशेष या आग्नेय चट्टानें कहाँ पर मिलती है भारत में, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर मिलती है सबसे पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से यह निर्मित है, जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा। आगे देखते हैं हम उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम में यह दिल्ली कटक पूर्व में कहाँ तक है, तो दिल्ली कटक पूर्व में कहाँ तक है, राजमहल की पहाड़ियाँ तक है पूर्व में। पश्चिम में अगर बात करेंगे तो गिर की पहाड़ियाँ जो गुजरात में है। दक्षिण में है इलायची की पहाड़ियाँ, जिसे कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अगर बात करें प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है, ये सबसे भारत का प्राचीनतम स्थिर भूभाग है। आपने देखे होंगे जो बहुत कम अपवाद है, जो 1-2 भूकंप अपवाद है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में जो है भूकंप के झटके या भूकंप नहीं आने की संभावना रहती है, अर्थात ये स्थिर क्षेत्र है। इसके अपवाद जरूर है कुछ, जो कि महाराष्ट्र में जो भूकंप आए थे। गोंडवाना भूमि का भाग है, अर्थात जो पेंजिया का विभाजन हुआ था और जो 2 भाग बने थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उसमें ये गोंडवाना लैंड का भाग है। त्रिकोणीय आकृति एवं ऊंचाई इसकी लगभग 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और इसकी आकृति कैसी है, त्रिकोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, लेकिन जो है प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिकोणीय। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व तक जो क्रम देखते हैं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत है विंध्याचल पर्वत। इसकी जो पहाड़ियाँ है इन्हें देखते हैं, तो जो इसकी सबसे पूर्वी पहाड़ी, जो सबसे पश्चिमी पहाड़ी है, जिसे विंध्य पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, तो विंध्य, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, ये छत्तीसगढ़ तक है। पारसनाथ की चोटी कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो विंध्य, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, जो भांडेर और कैमूर है, मुख्य रूप से इनका विस्तार किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। तो ये विंध्याचल पर्वत हो गया है। अगर बात करें उत्तर में नर्मदा नदी, अगर बात करें सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, तो जो सतपुड़ा पर्वत है इसके उत्तर में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अगर सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो आपको धूपगढ़ मिलेगी,
जो कि मध्य प्रदेश के पंचवड़ी में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी है जो धूपगढ़ की चोटी है, 1350 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। और यही जो सर्वोच्च चोटी किसकी भी है, तो जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी भी सर्वोच्च चोटी हमारी कौन सी है, धूपगढ़ है। इसका विस्तार अगर बात करें तो महाराष्ट्र से लगाकर मध्य प्रदेश और बिहार तक इसका विस्तार जाता है, जो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही स्थित है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही स्थित है अमरकंटक स्थान जो यहाँ पर स्थित है, जो मेकाल महादेव और अमरकंटक की चोटियाँ है। तो यहाँ पर अमरकंटक जो स्थान है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। और अगर बात करें यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन नदी भी यहीं से निकलती है अमरकंटक से, जो कहाँ पर जाती है, तो जो बिहार है, बिहार के पटना में किससे सीधी जो गंगा नदी में मिल जाती है। और जोहिला नदी का उद्गम भी यहीं से देखने को मिलता है, हम कहाँ से, जो अमरकंटक का पठार है या अमरकंटक की जो चोटियाँ हैं यहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगर इसके दक्षिण की बात करेंगे कि जो सतपुड़ा पर्वत है हमारा, इसके दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ताप्ती नदी इसके दक्षिण में प्रवाहित होती है सतपुड़ा पर्वत के। सतपुड़ा पर्वत की प्रमुख पहाड़ियों की अगर बात करें हम, तो पश्चिम से पूर्व की इनका क्रम देखते हैं, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव की पहाड़ी और मेकाल की पहाड़ी। तो ये राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव की पहाड़ी और मेकाल की पहाड़ी, यहाँ मेकाल की पहाड़ियों पे ही अमरकंटक स्थित है और यहीं से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। विभिन्न राज्यों के सबसे ऊंची चोटियाँ, तो विभिन्न स्टेट जो राज्य है हमारे, उनकी सर्वोच्च चोटियाँ देखते हैं। अगर बात करें राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, और ये किस पर्वत पर, अरावली पर्वत पर स्थित है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहीं पर जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है, कहाँ पर, जो माउंट आबू है राजस्थान में। यहाँ पर महाराष्ट्र की कलसूबाई सर्वोच्च चोटी है, तमिलनाडु की डोडा बेटा है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, डोडा बेटा तमिलनाडु की। केरल की है अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जो अन्नाईमुड़ी है यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। आंध्र प्रदेश की अरमाकोंडा है, आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की कौन है, तो पारसनाथ है। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी सारामती है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी अभी देखा धूपगढ़ है। उत्तराखंड की नंदा देवी है। कर्नाटक की मुल्यानागिरी यह चोटी यहाँ की सर्वोच्च ऊंची है। उड़ीसा की देवमाली है और हरियाणा की करोह पीक है। तो करोह पीक कहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, तो ये हरियाणा की है। आइए आगे देखते अफवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। तो अफवाह तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हमारा आता है सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी की अगर बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में जो कैलाश पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर एक हिमनद बोखरचू नामक जो हिमनद है, ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है, जो हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों को अगर हम देखेंगे तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है, बाएं तट की अगर देखेंगे तो शोक नदी है, गिलगित, जास्कर, हुजा और नुब्रा। ये किसकी, नुब्रा घाटी वही है जहाँ पर सियाचिन, जो नुब्रा घाटी है यहाँ होकर सियाचिन जाया जाता है। इसके अलावा शिगार, कास्टिंग व द्रास, ये नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ है, बाएं तट से मिलती है और सिंधु की। अगर दाएं तट की बात करेंगे तो काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ व संगर नदी। तो काबुल, खुर्रम, तोची, गोयल, विबोआ और संगर नदी, ये किसकी, संगर नदी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनने वाले दोआब, अर्थात दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, ये एक नदी और एक नदी यह, तो इनके मध्य का जो क्षेत्र होता है इसे दोआब कहते हैं। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है नदियाँ प्रवाहित होती है, जो 6 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इनके मध्य कौन कौन से दोआब हैं ये हम देखने वाले हैं। अगर विष्ट दोआब की बात करें तो विष्ट दोआब किसके मध्य स्थित है, किन दो नदियों के मध्य, तो जो व्यास और सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र है इसे विष्ट दोआब कहते हैं। बारी दोआब यह व्यास और रावी नदी के मध्य स्थित है, ये पूछा जाता है। रचना दोआब यह रावी और चेनाब नदी के मध्य स्थित है। और जो चाज दोआब है यह चेनाब और झेलम नदी के मध्य है। और सिंधु दोआब यह सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगर नदियों की बात करें तो इनका प्राचीन नाम की, वर्तमान में इनको किस नाम से जानते हैं और प्राचीन नाम क्या था ना, तो सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता है, व्यास नदी को विपाशा, रावी नदी को पुरुषनी और चेनाब नदी को अश्कनी और झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जानते हैं। और अगर इनके उद्गम स्थल की भी बात करें तो इनका उद्गम स्थल कहाँ पर है सतलज नदी का, तो ये राक्षस ताल
या जो राक्षस ताल जो ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है सतलुज नदी, और ये सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में जो शिपकिला दर्रा है यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। विपाशा व्यास कुंड से जो इसका उद्गम होता है। पुरुषनी अर्थात रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है हिमाचल प्रदेश में ही। चेनाब नदी का उद्गम बरालाचला दर्रे से होता है, और जो झेलम नदी इसका उद्गम वेरीनाग झील से होता है। कहाँ पर? वेरीनाग जो शेषनाग स्थान है यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में, यहाँ से उद्गम होता है झेलम नदी का। अगर बात करें स्थान कहाँ पर है तो जो राक्षस ताल ये कहाँ पर? तिब्बत में, भारत में। व्यासकुंड को तिब्बत, भारत में जो तिब्बत क्षेत्र है यहाँ पर यह स्थान है। अगर बात करें रोहतांग दर्रे की तो ये भारत में स्थित है। ये प्रवाहित कहाँ पर होती है ये बताया गया, तो भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। जो बड़ा लाचला दर्रा है ये यहाँ से उद्गम होता है और प्रवाहित कहाँ पर होती है? भारत पाकिस्तान में। और झेलम नदी भी भारत पाकिस्तान में जो है प्रवाहित होती है। इसमें एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में प्रवाहित होती है सिंधु नदी तंत्र में। जो व्यास नदी है हमारी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में प्रवाहित होती है केवल। जो सतुद्री सतलज नदी है तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में तीनों जगह प्रवाहित होती है। पंचनद की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो इन्हीं नदियों को पंचनद भी कहा जाता है, जिसे झेलम नदी। अगर पंचनद की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो झेलम नदी का नाम आता है। अगर झेलम नदी पर स्थित जो प्रमुख परियोजना है उनकी बात करें तो उरी परियोजना झेलम पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना किस पर स्थित है? ये झेलम नदी पर है। रावी नदी पर स्थित प्रमुख अगर परियोजना देखें तो रावी नदी पर कौन सी? चमेरा परियोजना स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में। थीन परियोजना यह जिसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में जो जम्मू कश्मीर की सीमाएं यहाँ पर भी जो है परियोजना स्थित है रावी नदी पर। कहाँ पर? पंजाब में जम्मू कश्मीर की सीमा पर। अगर चेनाब नदी की बात करें तो यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जैसा हमने पहले देखा था। और इसकी प्रमुख जो है परियोजना कौन कौन सी है तो दुलहस्ती, सलाल, किश्तवाड़, दुलहस्ती, सलाल, किश्तवाड़ व बगलिहार परियोजना ये यहाँ की प्रमुख परियोजना है। अगर व्यास नदी की बात करेंगे तो व्यास नदी पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है। तो ये पंचनद की एकमात्र नदी है व्यास नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित न होकर केवल भारत में ही प्रवाहित होती है। तो पंचनद की एकमात्र नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है। इस पर पोंग जलाशय या पोंग बांध का निर्माण कराया गया है हिमाचल प्रदेश में। सतलुज की अगर बात करेंगे तो इस पर प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है सतलुज नदी पर है। और नाथपा जहांगीर परियोजना भी किस पर है? ये भी सतलुज नदी पर है। गंगा नदी तंत्र की अगर बात करें तो गंगा नदी तंत्र की अगर प्रमुख विशेषताएं देखिए तो इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत में प्रवाहित होने वाली। अपवाह इसके राज्य अगर देखें कहाँ से यह अपवाह होती, कहाँ से बहती है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्य डेल्टा कौन सा है तो जो सुंदरवन का डेल्टा इसका निर्माण किया जाता है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और इसका एक और जो है मेघना नदी भी जो बांग्लादेश से निकलती है, मेघना नदी भी इसकी संयुक्त रूप से एक धारा रहती है। तो देखते हैं हम प्रमुख स्थल जो गंगा नदी है इसका निर्माण कई धाराओं के मिलने से होता है, जैसे अलकनंदा। इसके बाद जो अलकनंदा है कर्णप्रयाग में जो हमारी नदी मिलती है। तो जो अलग अलग प्रयाग है यहाँ पर अलग नदियों का संगम होता है जो, तो इसलिए जो अलकनंदा है, पिंडारी है, नंदनी है, भागीरथी है, इन नदियों के संगम से इसका निर्माण होता है। और अंतिम रूप से जहाँ पर संगम होता है इसका अंतिम रूप से विष्णुप्रयाग में, यहाँ से इसे गंगा कहा जाता है। विष्णुप्रयाग की अगर बात करें तो यहाँ पर किन दो नदियों का संगम होता है तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। इसके बाद ही इसे गंगा कहा जाता है। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो गंगा और यमुना और सरस्वती जो कि त्रिवेणी संगम में, यहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती है। कहाँ पर? प्रयागराज में, जहाँ पर महाकुंभ का भी आयोजन होता है। तो यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? गंगा में, प्रयागराज में मिलती है। और जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी अगर पूछ ले तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी है? यमुना नदी है। आगे हम देखते हैं गंगा नदी पर जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उन्हें देख लेते हैं। बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये नदियाँ बाएं
बाएं तट से मिलने वाली है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इस प्रकार से ये नदियाँ आकर मिलती है। जैसे ये गंगा नदी का प्रवाह है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, इस प्रकार से नदियाँ आकर मिलती है। अगर दाएं तट की अगर बात करेंगे कि यमुना में दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो दाएं तट से देखते हैं हम इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी। यमुना नदी है, टोंस, कर्मनाशा, सोन, जो हमने देखा था अमरकंटक से निकलती है सोन, और पुनपुन नदी। जो यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन और पुनपुन नदी इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं हम। बाएं तट से मिलने वाली यमुना में प्रमुख नदियाँ तो जो है चंबल का नाम आता है, ये दाएं तट से मिलती है लेकिन चंबल का नाम आता है। अगर यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी देखेंगे हम तो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल आएगी। तो बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, टोंस, हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा नदी, ये बाएं तट से मिलती है। दाएं तट से मिलती है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये मध्य प्रदेश से निकल के आती है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, और ये किसकी, यमुना की सहायक नदियाँ है। चंबल नदी की अगर बात करें तो इस पर प्रमुख परियोजनाएं, महत्वपूर्ण बांध है इस पर 3। गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है, चंबल नदी में, चंबल नदी पर, तो यह मध्य प्रदेश में आता है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, चंबल नदी पर। और जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, कोटा राजस्थान में स्थित है। और कोटा बिराज कहाँ पर है, कोटा राजस्थान में स्थित है। अब दामोदर नदी की बात कर लेते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो बराकर, बोकारो, कोनार और जामुनिया इसकी सहायक नदियाँ हैं। और पंचेत बांध भी किस पर स्थित है, यह भी पंचेत बांध दामोदर नदी के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। और इसका मानसरोवर झील से उद्गम होता है और इसके निकट ही चेमा यांगडुंग ग्लेशियर है, जो चेमा यांगडुंग ग्लेशियर यहाँ से यह निकलती है। इस नदी के उपनाम कौन से है, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग के नाम से जानते हैं, सियांग और दिहांग के नाम से, असम में इसे और शेष भारत, असम में और शेष भारत में इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखिए बाएं तट की, तो बूढ़ी गंगा, दिहांग, धनश्री, दिबांग, लोहित, ये इंपॉर्टेंट है। और लोहित नदी पर ही जो ढोला सदिया या भूपेंद्र हजारिका पुल भी है, जो भारत का सर्वोच्च लंबा पुल है नदी पर, तो ये भी यहीं पर स्थित है। इसकी सहायक नदी जो है ब्रह्मपुत्र की लोहित नदी। तो बूढ़ी गंगा, दिहांग, धनश्री, दिबांग और लोहित और कपिली। अगर बात करें दाएं तट की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो सुबनश्री, कामेंग, मानस, धड़ला, तीस्ता और संकोश। सुबनश्री, कामेंग, मानस, धड़ला, तीस्ता और संकोश, ये इसकी दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो इस क्लास में हम जो है भारत के भूगोल का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो कि महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम में आने वाले जो पॉइंट थे भारत के भूगोल से, वो हमने इस क्लास में देखे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों तक शेयर करिएगा, और कोई कमेंट हो आपका तो प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा मोटिवेशन के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।